Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss with class 12th history, chapter 2, the last topic, back to basic. Back to basic, we had studied the first topic 7.1, that is the disappearing Brahmi, in which we read about the very vast way the language which was used on Indian inscriptions, Brahmi. Where I taught you about that there were the different name of the Brahmi in the different regions, like Brahmi, Siddhimatrika, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, शंख लिपि, इस तरह के तमाम सारे मैंने लिपि मीन्स स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, शारदा स्क्रिप्ट, शंख स्क्रिप्ट, कुटिल स्क्रिप्ट एंड दिस टाइप ऑफ अदर्स, कालशीस स्क्रिप्ट, नागरी स्क्रिप्ट. Similarly, we are going to read about the next topic, the how Kharosthi was read. 7.2. How Kharosthi was read. खरोष्ठी कैसे पढ़ी गई? खरोष्ठी को पढ़ने के लिए सबसे पहले खरोष्ठी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे खरोष्ठी को पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने क्या सोचा, कैसे इसको पढ़ा, तो खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया, इन चीजों को हम देखते हैं. खरोष्ठी, खरोष्ठी के भी ब्राह्मी की तरह अनेकों नाम है. इंडो बैक्ट्रियन लाइक, इंडो बैक्ट्रियन लाइक, बैक्ट्रोपाली, like Ariano Pali, like गांधारी लिपि, याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि को शारदा स्क्रिप्ट कहा गया, जबकि कनिंगम ने इसे गांधारी स्क्रिप्ट कहा. गांधारी स्क्रिप्ट किसने कहा? कनिंगम. Who was Cunningham? Cunningham was the first Surveyor General of ASI and father of Indian archaeology. Chapter first we had studied about them. So you should always what update, आप उन चीजों को अपडेट रहिए, उन चीजों को जैसे ही कोई शब्द आए तो तुरंत ही दिमाग को हिट करिए कि वो वर्ड कहाँ है. तो कनिंगम ने इसे गांधारी स्क्रिप्ट कहा. इसके कई सारे नाम, खरोष्ठी के भी ब्राह्मी की तरह से कई सारे नाम हमें मिले. इंडो बैक्ट्रियन स्क्रिप्ट, बैक्ट्रोपाली स्क्रिप्ट, आर्यानोपाली स्क्रिप्ट. सर्वप्रथम इसे जॉर्ज ब्यूलर ने खरोष्ठी को सर्वप्रथम जॉर्ज ब्यूलर ने बताया कि ये राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखी जाती थी. ब्यूलर ने इस बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया. फिर इस शैली को उन्होंने ही खरोष्ठी कहा था. इसका नाम खरोष्ठी ब्यूलर ने ही दिया था. इट मीन्स हमें अगला नाम
जॉर्ज ब्यूलर को भी रख सकते हैं। तो जॉर्ज ब्यूलर ने इसे खरोष्टी कहा, कनिंघम ने इसे गांधारी स्क्रिप्ट कहा, इसके और नाम है इंडो बैक्ट्रियन, बैक्ट्रोपाली, आर्यानोपाली, इसके कई सारे नाम हमें मिले। अब इनके साथ ही साथ कुछ चीजों को और जान लेना जरूरी है। इस स्क्रिप्ट को पहली बार पढ़ने का प्रयास कर्नल मैसोन ने किया था। कर्नल मैसोन, ये वही कर्नल मैसोन है कर्नल मैसोन ने खरोष्टी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने इसकी सूचना जेम्स प्रिंसेप को दी। ओके, खरोष्टी को पढ़ने का प्रयास कर्नल मैसोन ने किया और इसकी सूचना किसे दी? जेम्स प्रिंसेप को दी। ये वही जेम्स प्रिंसेप थे जो श्रीलंका के टकसाल के अधिकारी थे और जिन्होंने क्या किया, इस भाषा को पुनः क्या करने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन 1838 में किया, मतलब उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। उन्होंने फिर जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, इस शैली को जेम्स प्रिंसेप ने इसकी पाठ्य योजना तैयार की। ललित विस्तर में इस लिपि का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। मैंने आपसे कहा था ललित विस्तर जैन टेक्स्ट जिसमें खरोष्टी की सूचना हमको सबसे पहले मिलती है एविडेंस के रूप में। तो ललित विस्तर से हमें खरोष्टी के बारे में जानकारी मिली और इस प्रकार धीरे धीरे हमें लिपि के बारे में डिटेल हुआ। माय डियर, व्हाट आई वांट टू टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि सर्वप्रथम इसके नाम के बारे में हमने बात की, इंडो बैक्ट्रियन लिपि, बैक्ट्रोपाली, आर्यानोपाली और कनिंघम ने इसे गांधारी लिपि कहा। ब्यूलर ने इसे सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया और दाहिने से बाईं ओर लिखे जाने की शैली में इसे खरोष्टी लिपि कहा। पहली बार इसे पढ़ने का प्रयास कर्नल मैसोन ने किया था। मैसोन ने अपनी खोज की सूचना प्रिंसेप को दी और जेम्स प्रिंसेप ने इसकी पाठ्य योजना तैयार की। ललित विस्तर में इस लिपि के प्राचीनतम उल्लेख है। सासानी शासकों द्वारा भारत में अरामेइक लिपि के प्रचलन किए गए। इस लिपि का कालांतर में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। मतलब खरोष्टी लिपि जो थी वो किससे शुरू हुई? अरामेइक से। अरामेइक स्क्रिप्ट ये भी कहां से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। और इसे चलाया किसने? सासानी किंग ने। सासानी रूलर्स ने अरामेइक को चलाया और इसी से कौन सी भाषा है? इसी से खरोष्टी का विकास हुआ, अरामेइक से। एक चीज वेरी क्लियर है, आपको क्लियर समझना चाहिए कि सासानी शासकों द्वारा भारत में अरामेइक लिपि का प्रचलन किया गया और इसी लिपि से कालांतर में खरोष्टी का जन्म हुआ। इट मीन्स अरामेइक जो थी वो खरोष्टी की मदर लैंग्वेज मानी जा सकती है। इसका आंतरिक क्षेत्र नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में था। तक्षशिला के रौप्य पत्र, चांदी पर अभिलेख, मथुरा लेख, इसका पीतल का कलश पर खरोष्टी लिपि में है। अरामेइक और खरोष्टी लिपि दोनों लिपियों में, ये दोनों ब्राह्मी लिपि के विपरीत है, दाहिने से बाएं लिखी जाती हैं। अशोक के लगमान एवं तक्षशिला अभिलेख में अरामेइक लिपि है। लगमान और तक्षशिला में अशोक के इंस्क्रिप्शंस जो है, अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस है, ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस में लगमान और तक्षशिला का जो इंस्क्रिप्शंस है ये दोनों खरोष्टी में है। तो लगमान और तक्षशिला के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी में है
अशोकन इंस्क्रिप्शंस में इसकी सूचना मिली, जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा है. What I told you that the Ashokan inscriptions that was found in the four script, the Brahmi, Kharoshti, Greek and Aramaic, the Lagman and Takchila, that was written in the Kharoshti script. Kharoshti script, their mother Kharoshti script, that was originate from the Aramaic script, and Aramaic script used by the Sassanid rulers in the northwest frontier, northwest provinces. My dear, this is the very precious and important information regarding this script. I tried to give you this information because it is not given in any book, and your book especially. But in your senior classes, it would be very fruitful for you to understand. So take it very seriously, this class, and try to learn and note all the points which I am discussing here. So my dear, that is the general information about the खरोष्टी. तो खरोष्टी के बारे में हम लोगों ने जनरल बातें की हैं. अब फिर खरोष्टी ब्राह्मी के बाद देवनागरी स्क्रिप्ट की बात आती है. गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया. दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नागरी लिपि का प्रयोग ये प्रमाण राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग के सामनगढ़ ताम्रपत्र से प्राप्त होता है. इस अभिलेख की तिथि संवत 675 या 754 ईस्वी है. राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किए गए इस लिपि में अन्य अभिलेख गोविंद तिथि का धुलिया अभिलेख, गोविंद तिथि का पैठण व पाणीगांव ताम्रपत्र अभिलेख है. कहने का आशा यही है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का उद्भव 8th सेंचुरी में ही हो गया था. तो हमने यहाँ पे 3 लिपियों के बारे में पढ़ा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में. अभी व्हाट इज in your syllabus that how the Kharoshti was read, that is the very important point which we are going to again explain with you. The Kharoshti lipi, Kharoshti script, that was explained. Why? Because during 2nd century BC there the various coins was found. The 2nd century BC, the gold coins that was issued by the Indo-Greek rulers, and Indo-Greek rulers mention on their coins the 2 script, the Greek and Kharoshti. It is very easy to explain Kharoshti because it was written in the coins on which that was written in 2 languages, Greek and Kharoshti. ग्रीक भाषा पहले पढ़ी जा चुकी थी, तो ग्रीक भाषा से ही तुलना करके खरोष्टी को पढ़ लिया गया. और खरोष्टी जैसे अपोलोडोटस एक नाम दिया गया है, अगर अपोलोडोटस का अ शब्द निकाले तो इस अ शब्द से हम अपोलोडोटस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं. तो ये सबसे अच्छा तरीका था पढ़ने का. माय डियर, आई थिंक यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक. आपने इसको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा ब्राह्मी और खरोष्टी को किस तरीके से पढ़ा गया, उनका उद्वाचन कैसे हुआ. मैंने आपसे ब्राह्मी लिपि के पढ़ने के बारे में बताया कि ब्राह्मी लिपि के क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, कैसे कैसे उनको पढ़ा गया, और खरोष्टी के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन. आइए उसको देखते हैं. हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन 7.3 टॉपिक. Okay, let's come and try to understand our next topic. Okay, so आज हम अभी फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं. 7.3 हिस्टोरियन एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस. 7.3 historical evidence
historical evidence from inscription. आई होप इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पहले खूब पढ़ा. अगर आप सोर्स 10 को देखें, Thus speaking king Devanam P.N. Pidasi. In the past, there were no arrangement for the disposing affairs, nor for receiving regular reports, but I have made the following arrangement. इसके पहले देवाराम पी.एन. पिदसी ये बात कहते हैं कि अतीत में इन मामलों को निपटाने के लिए कोई नियोजित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की. लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाए. जो प्रतिवेदक हैं वो हमेशा पहुंचाते रहे, चाहे मैं कहीं भी रहूं, खाना खा रहा हूं, अंतापुर में हूं, विश्राम कर रहा हूं, गौशाले में हूं, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा है अथवा वाटिका में, मैं लोगों के विषयों को निराकरण करने के लिए हमेशा तत्पर हूं, सदैव तत्पर रहूंगा. दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय द पियदसी, इट मीन्स अशोक, इन हिज इंस्क्रिप्शंस. It is very clearly explained in source 10, where Ashok proclaimed that I am always ready to resolve the problem of my own people. चाहे मैं कहीं भी रहूं, wherever I, कहता है प्रतिवेदक should report to me about the affairs of the people at all times, anywhere, whether I am eating, whether I am in the inner apartment, in the bedroom, in the cow pen, being carried, or in the garden, and I will dispose the affair of the people's everywhere. I will dispose. I will dispose. That is the very important things. This information came from inscription. That is the importance of inscriptions. Historical evidence which we have with the help of the inscriptions. That is your 7.3 points, the historical evidence from inscriptions. To find out the new epigraphist and the historians work to find out, I mean to say that, to find out how epigraphists and historians work, let us look to some work which was done by historians. First, we have to observe the Ashokan inscriptions. Source 10, which I explained with you, that how Ashoka proclaimed that I am always ready to dispose the common people's problem. I am resolved to solve the problem at any rate, at any cost, whether I am eating, whether I am in the inner apartment, cow being in garden, everyone, whatever I am, it is duty of Prativedak to inform me the problem of the common people. That is the very important information that comes from script. स्क्रिप्ट से जो सूचनाएं मिली. सो दैट्स वाई नोट द नेम ऑफ द रूलर्स. अशोका इज नॉट मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन. सोर्स 10. व्हाट इज यूज्ड instead are titles adopted by the rulers. Devanam P.N. Pidasi, often translated as the beloved of the gods, pleasant to be behold, beloved of the god. And Pidasi are pleasant to behold.
The name Asoka is mentioned in some other inscriptions like Maski, Gurjara, Udingola, Uttanur, and later inscriptions, Rudradaman, Junagadh inscriptions, that is the prominent, where we find the actual name of Asoka and their work. But earliest inscriptions which was written by Asoka, everyone Asok used their title Devanam P.N. Pidasi. Devanam P.N. Pidasi, it means beloved of the god, pleasant to behold. The name Asoka is mentioned in some other inscriptions, which is also contain these titles after examining all the inscriptions and finding that they match in the tones of the content, style, language, and the paleography. Epigraphies have concluded that they were issued by the same ruler. It means a very vast area which was examined by numismatist, paleographist, epigraphist. They read and study, they did research the word which is used in the Asokan inscriptions and the rulers who entitled himself Devanam Pidasi inscriptions, and finally they found that this was one who wrote both inscriptions on the title of the Devanam Pidasi and the Asoka. That is the very important. That's why I am saying the style, language, and the paleography, epigraphists have concluded that they were issued by the same ruler. You may also have noticed that Asoka claims that the earliest ruler had no arrangement to receive report. If you consider the political history of the subcontinent prior to Asoka, do you think this statement is true? Of course it is true. Historians have constantly assessed statements made in inscriptions to judge whether they are true, plausible, or exaggerations. Did you notice that there are words within brackets? Epigraphists sometimes add these to make the meaning of sentence clear. This has to be done carefully to ensure that the intended meaning of the author is not changed. My dear, sometime in your book, authors or historians use the same word of the inscriptions. Why he not changed? Why he not translated in English? Because author try to explain as it is as same which is in given inscriptions. जो inscriptions में दिया गया हो उसको same वो बताना चाहता है. The historians have to make other assessment to if a king order were inscribed or the natural rocks near cities or important routes of the communication would passers by have stopped. My dear, most people were probably not literate. Did everybody throughout the subcontinent the orders of the king have been followed? Answer to such question are not always easy to find. My dear, without any hesitation, you also put out a question that the inscriptions which was wrote by Asok, everyone can read and understand that? No doubt to say that. We can say no. Because everyone was not literate. The various people, the numerous people, the huge amount of the population, they were illiterate. But among them, someone who is intellectual, they explain and narrate. So, the question is very genuine. The most people were probably not literate. Did everybody throughout the subcontinent understand the Prakrit used in Patliputra?
Would the orders of the king have been followed? Answer to such questions are not always easy to find. One more thing which I want to tell you, that why Asoka used the Prakrit language, because it was very easy to understand the common people. He never used the Sanskrit. Why? Because he was aware of that Sanskrit is a very difficult language than Prakrit language. Prakrit language is the language which is separate, which is what? Continuously running on in society. The common people easily understand that language, so that's why he used. He never used Sanskrit in their inscriptions. You should always remember that. Some of these problems were evident if we look at an Asokan inscription, source 11, which has often been interpreted the reflecting the anguish of the ruler, as well as the making a change in his attitudes toward warfare. As we shall see, the situations became more complex once we moved beyond reading the inscriptions at face value. While Asokan inscriptions have been found in present-day Orissa, the one depicting his anguish is missing. In other words, the inscriptions has not been found in the region that was conquered. What are we to make of that? Is it that anguish of the recent conquest was too painful in the region, and therefore the ruler was unable to address the issues? My dear, this is the very important thing which I want to tell you, that after the throne of Asoka, he launched a warfare with Kalinga. In 261 BC, he attacked on Kalinga, and after that he conquered it. But in his war, he observed that a huge amount of violations happened. He decided that in future I will not involve himself in any warfare. And their intent, he reflect, I mean to say that the intention of Asoka clearly explained on his inscriptions, the Pratham Prithak Silalekh, separate inscriptions which was written by him. The inscription which was found in Orissa, on that there was no information regarding Kalinga war. What was the main purpose behind that? No doubt to say that he did not want to remember them, that warfare was very painful for him. Source 11, author clearly explained about the Kalinga war. That's why I am saying, while Asokan inscriptions have been found in present day Orissa, one depicting his anguish is missing. In other words, in inscriptions has not been found in the region that was conquered. What are we to make of that? Is it that the anguish of the recent conquest was too painful in the region, and therefore the ruler was unable to address the issue? ये चीजें इस पर हम लोगों ने चर्चा की। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, क्या हमें अभिलेखों से सूचनाएं मिलती हैं? इन चीजों पर हमने विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि किस तरीके से अभिलेख हमारे लिए यूजफुल है, इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए यूजफुल है। इतिहासकारों द्वारा, पैलियोग्राफिस्ट द्वारा, एपिग्राफिस्ट द्वारा जो काम करने का ये तरीका है, उनके बारे में भी हमें पता चलता है जब हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ते हैं, और अशोक के अभिलेखों को किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं और उसकी क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, उनके आधार पर हम इसको आज समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक को, कि अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, हिस्टोरिकल एविडेंस कैसे हमें मिलते हैं इंस्क्रिप्शन से। क्या ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिलेख में जो सोर्स 10 में बताया गया है कि अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, पिदसी यानी देखने में सुंदर। इट मीन्स what I told, that
प्लेजेंट टू बिहोल्ड प्रियदर्शी एंड देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी। तो मैंने देवानाम प्रियदर्शी की व्याख्या शुरू में की और उस रूप में वो कहीं भी अशोक अपने नामों का उल्लेख अपने अभिलेखों में नहीं करता है। वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक चीज अपने टाइटल का यूज करता है। ये एक सोचने वाली बात है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने पर जो एपिग्राफिस्ट थे उन्हें पता चला कि इसकी विषय शैली, उनकी लेखन शैली, उनकी भाषा, उनकी जो पूरा विज्ञान है, उन सब में समानता है। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये अभिलेख एक ही शासक के द्वारा लिखवाए गए। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उससे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले उपमहाद्वीप के इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको ये पता लगता है कि अशोक के ये कथन सही है? नो डाउट टू से दैट हम कह सकते हैं यस, अशोक ने इंस्क्रिप्शंस पहली बार लिखवाए इंडियन कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो उन्होंने इस अभिलेख के आधार पर ही अपनी बातों को कहने का प्रयास किया। उन्होंने कहीं भी अपने अभिलेखों में अपना नाम अशोक नहीं लिखवाया। बाद के अभिलेखों में भले ही हमें अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है, लेकिन अर्ली जो इंस्क्रिप्शन है अशोक ने जो लिखवाया उसमें हमेशा वो देवानाम पीएन प्रियदर्शी का ही यूज करते हैं। प्लेजेंट टू बिहोल्ड एंड वन अदर टाइटल दैट इज देवानाम beloved of the god. So beloved of the god and pleasant to behold, there are two titles always used by Ashoka in all inscriptions. Later, in the later inscription, minor inscriptions, we have found the name the Ashoka. The name of that inscriptions, the Maski, Gurjara, Udengola, Tenur, and such type of other later inscriptions, Rudradaman, Junagadh inscriptions. Also, we can say that we can found the name of Ashoka. मिल सकता है। इस तरीके से इतिहासकारों ने बार बार अभिलेखों का अध्ययन किया और इस तरीके से उन्हें अध्ययनों को पढ़ा। आपने एक चीज और देखा कि इतिहासकार या आपका ऑथर कुछ चीजों को ब्रैकेट में एज सेम लिखता है। क्यों लिखता है वो? क्योंकि इतिहासकार आपको सेम चीजें बताना चाहता है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि किस तरीके से इतिहासकार इतिहास का अध्ययन किया, इतिहास का परीक्षण किया, और यदि राजा के आदेश जो लैंड रूट्स या मार्गों के किनारे नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों को उत्कीर्ण थे, तो क्या वो आने जाने वाले सभी लोग उसको पढ़ लेते थे? यहां पे एक प्रश्न है कि क्या उस समय के सभी लोग लिटरेट थे? इसका आंसर है कि पाटलिपुत्र में प्राकृत शब्द का यूज किया गया। पाटलिपुत्र क्योंकि वहां के लोग प्राकृत भाषा जानते थे, सभी स्थानों पे लोग सभी भाषा को नहीं समझ पाते थे, इसलिए अशोक ने कॉमन लैंग्वेज का यूज किया, वहां पे फोक लैंग्वेज का यूज किया, और ये लैंग्वेज उनके लिए महत्वपूर्ण थी। इन समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिनकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना में प्रतिबिंबित की जाती है। साथ ही अशोक का जो उड़ीसा का लेख है, कलिंग का जो लेख है, उसमें भी हमें ये सूचना मिलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज टॉपिक देखा, हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। अभिलेखों से हमें किस तरह की सूचनाएं मिलती हैं, प्राप्त करती हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक बार विस्तार से बातें करते हुए। सो गुड बाय एंड टेक केयर।